हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप अच्छे होंगे। जैसे कृष्ण। तो जो मैं आगे आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो फेरिंक्स, ईसोफेगस और स्टमक के बारे में, एलिमेंट्री कनाल का बक्कल कैविटी के आगे वाला हिस्सा है। इसके पहले मैंने आपको टीथ के बारे में बताया था। मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं टीथ के बारे में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, एलिफेंट का जो टस्क होता है, जो व्हाइट वाला टस्क देखते हो आप एलिफेंट का, बेसिकली वो है क्या? तो वो है सेकेंड पेयर ऑफ इंसाइजर ऑफ अपर जॉ। जो अपर जॉ होती है उसका सेकेंड पेयर ऑफ इंसाइजर होता है बेटा पे, है ना। वो एक तरह का जो दांत होता है वो उसको इंसाइजर कहते हैं, और वो सेकेंड पेयर होता है। दे आर द सेकेंड पेयर ऑफ इंसाइजर ऑफ अपर जॉ टस्क ऑफ एलिफेंट। और ये एवर ग्रोइंग टेथ होती है, पूरे लाइफ ग्रो करते रहती हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, बार्किंग डियर और वॉलरस, इनमें भी पॉइंटेड टीथ होती हैं, देखा होगा आपने। तो वो बेसिकली अपर कनाइन होती हैं, ऊपर वाला कनाइन जो नीचे की तरफ ग्रो करता है, नीचे वाला नहीं, अपर वाला कनाइन। वाइल्ड बोर में, बार्किंग डियर में और वॉलरसेस में अपर कनाइन होती हैं, और ये भी एवर ग्रोइंग होती हैं, कह सकते हैं आप। और नेक्स्ट जो है वो है रॉडेंट्स। थर्ड जो बताने जा रहा हूं मैं वो रॉडेंट्स के बारे में। ग्नोइंग एनिमल, जो कुतरते हैं, जैसे रैट वगैरह होगा, चूहे वगैरह हो गया। आपने इसको देखा होगा कि ये चूहा जो है वो रात को हमारे कपड़े को या हमारे कागज को ग्नॉ करता है, कुतरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो इंसिजर होती हैं, अपर और लोअर जॉ की जो इंसिजर होती हैं वो एवर ग्रोइंग होती हैं। नीचे वाला ऊपर ग्रो करेगा, ऊपर वाला नीचे ग्रो करेगा, और अगर उसे वो छोड़ दे तो नीचे वाला ऊपर ग्रो कर जाएगा, ऊपर वाला नीचे ग्रो करेगा, और वो अपने जबड़े को खोल नहीं पाएगा। इसलिए क्या करता है वो कपड़ों को, कागज को कुतरता है, घिसता है अपने दांतों को, ताकि उसकी दांत छोटी हो जाए, है ना, और उसे प्रॉब्लम कॉज ना करे। तो याद रखना, जो रॉडेंट्स होती हैं उनका जो अपर और लोअर जॉ की इंसिजर होती हैं वो हमेशा क्या होती है बताओ? जब एवर ग्रोइंग होती हैं वो हमेशा ग्रो करती हैं। तो मैंने कुछ एनिमल्स के टीथ के बारे में बताया आपको वहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। अब मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है फेरिंक्स के बारे में। देखो, फेरिंक्स आपको पता है, आपके बक्कल कैविटी के बाद फेरिंक्स आती हैं, और फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका बक्कल कैविटी और आपके ईसोफेगस के बीच में फेरिंक्स होती हैं। तो मैं पहली बात तो लिखूँ, वेयर आर दे प्रेजेंट? दे आर present in between, they are present in between। कौन सा बेटा? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी एंड, ये बक्कल कैविटी और किसके बीच में बेटा? पे बक्कल कैविटी के बाद क्या बेटा? पे ईसोफेगस, क्योंकि इसके बाद ईसोफेगस आती हैं। तो बक्कल कैविटी एंड ईसोफेगस के बीच में ये होती है बेटा पे फेरिंक्स। और फेरिंक्स है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड फेरिंक्स हैज 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंक्स, और जो नेजल एरिया में होगी वो नेजोफेरिंक्स, जो बक्कल कैविटी वाले रीजन में होगी उसे ओरोफेरिंक्स, और जो लैरिंक्स, उसके नीचे लैरिंक्स होती है, लैरिंक्स वाले रीजन में होगी उसे लैरिंगोफेरिंक्स कहेंगे। समझ में आ गया? और फेरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। इसी फेरिंक्स के थ्रू फूड हमारे ईसोफेगस में जाएंगी, और हमारा एयर जो है वो हमारे विंड पाइप ट्रैकिया में जाएगा। लेकिन मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बता दूं, मैं आपको एक रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बता दूं। देखो होता क्या है, ये हमारा टंग है, और हमारे टंग के पीछे बैक साइड पे, बिहाइंड द टंग, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। और अगर आप डायग्राम देखिए बहुत ध्यान से, तो देखिए बेटा पे ये आपका 2 पाइप्स हैं जो मैंने दिखाया डायग्राम में आपको। वहां पे एक को आप ईसोफेगस मान लें और दूसरे को आप ट्रैकिया मान लें, जिसको आप विंड पाइप कहते हैं। तो दिस इज, मान के चलें आप, ईसोफेगस। ईसोफेगस का मतलब ही होता है फूड पाइप, एंड दिस इज ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। दिस इज द ट्रैकिया, ये ईसोफेगस है और ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं विंड पाइप, ट्रैकिया को हम लोग कहते हैं विंड पाइप। और ट्रैकिया के ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ग्लॉटिस।
अब सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं आपको। ये आपका टंग है ना, और टंग के पीछे एक छोटा सा कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है जिसे आपने क्या कहा, एपिग्लॉटिस। दोबारा बोलो, क्या कहा आपने इसे, एपिग्लॉटिस। दिस इज द टंग, इसे आप टंग कह लें, ये आपका टंग हो गया, और टंग के पीछे एपिग्लॉटिस है। तो देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, हमारी लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। द लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स। और लैरिंग्स में दो मसल्स होती हैं, एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स एंड इंट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स। अगर मैं लैरिंग्स की बात करूं, है ना, तो लैरिंग्स में दो तरह की मसल्स होती हैं। एक कौन सा होता है, एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स। एक तो है हमारा एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स और दूसरा है हमारा इंट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स। तो सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। व्हेन वी इनगल्फ द फूड, there is an reflex action which closes the opening of trachea known as glottis and opens the opening of food pipe esophagus। जब हम खाने को नहीं निगल रहे होते हैं, हमारा ईसोफेगस बंद होता है, हमारी ट्रैकिया खुली होती हैं। जब हम खाने को निगलते हैं, हमारी ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, ग्लॉटिस, ये बंद हो जाएंगी। और इसको बंद करने के लिए एपिग्लॉटिस रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हमारा फूड हमारे विंड पाइप में ना जाए। कहां जाए, ईसोफेगस में जाए, फूड पाइप में, और उसी समय ईसोफेगस की ओपनिंग खुल जाती है। अब सुनिएगा ध्यान से, वो कैसे होता है ये मैकेनिज्म। हमारी जो एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स होती हैं, हमारा जो एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स हैं, देखो लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, याद रखना है इसको। लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स, याद रखिएगा बेटा पे। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहते हैं। लेकिन लैरिंग्स की दो मसल्स होती हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। आपका जो एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट विल कॉन्ट्रैक्ट। पता है, ये आपका एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। और जब एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये किसको अपलिफ्ट करेगा, अपलिफ्ट द किसको, इट अपलिफ्ट्स द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। इट अपलिफ्ट्स द किसको, बताओ मुझे, लैरिंग्स को एंड ट्रैकिया, है ना। ये लैरिंग्स को, ट्रैकिया को, और एक और हमारे बक्कल कैविटी में बोन होती हैं, उसे हायोइड बोन कहते हैं, उनको अपलिफ्ट करेगा। तो अपलिफ्ट द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, और एक और भी कह सकते हैं बेटा यहां पे, हायोइड बोन, HYOID, हायोइड बोन, इनको भी क्या करेगा, ये अपलिफ्ट करेगा। जब हमारी एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारा लैरिंग्स, हमारी ट्रैकिया और हमारा हायोइड बोन ऊपर की तरफ जाएगा। अब ऑब्वियसली हमारी जब ट्रैकिया ऊपर की तरफ जा रही है, जब ये ट्रैकिया ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ग्लॉटिस, जो एपिग्लॉटिस है, टंग के पीछे जो कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, वो अपने आप क्या करेगा, ट्रैकिया के ओपनिंग को, ग्लॉटिस को बंद कर देगा, ताकि फूड हमारे ट्रैकिया में ना आए, विंड पाइप में ना आए। और ठीक इसके साथ साइमल्टेनियसली आपकी जो ईसोफेगस की ओपनिंग होती हैं वो खुल जाती हैं बेटा। याद रखना, द ईसोफेगियल ओपनिंग इज ऑलवेज क्लोज्ड, हमेशा बंद रहती हैं। जब आप खाने को निगलते हो तभी ये खुलती हैं, अन्यथा ये बंद होती हैं। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताया मैंने आपको यहाँ पे। तो कह सकते हैं आप, इसमें जो मेन मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी होती हैं, एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स। एक बार और सुनिए ध्यान से, आपका एक्सट्रिंसिक लैरिंजियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये लैरिंग्स का मसल्स है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा बताओ, जब आपकी लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, आपकी ट्रैकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं, और आपके बक्कल कैविटी का हायोइड बोन
जो हॉर्स शू शेप्ड होता है, बताऊंगा आगे, बोन्स में मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, है ना, वो अपलिफ्ट होती हैं। अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ जाती हैं। और जैसे ही अपलिफ्ट होगी व्हाट विल हैपन, जैसे ये ऊपर, जैसे ट्रैकिया ऊपर की तरफ गई, थोड़ी सी अपलिफ्ट हो गई, तो क्या होगा, आपके टंग के पीछे जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करेगा, इस ट्रैकियल ओपनिंग ग्लॉटिस को अपने आप बंद कर देगा, ये अपने आप बंद हो जाएंगी। अगर ये ट्रैकिया ऊपर आया अपलिफ्ट होके तो एपिग्लॉटिस इसे तुरंत बंद कर देगा, ये तो अपने आप बंद हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आपकी जो ईसोफेगियल ओपनिंग होती है वो खुल जाती हैं, आपका खाना ईसोफेगस में चला जाता है और ट्रैकिया में जाने से रुक जाता है। समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया, फेरिंग्स के बारे में बताया। दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपके उस बोर्ड पे लिखा हुआ है ऊपर हेडिंग देखें आप, फेरिंग्स के बाद क्या बेटा पे, ईसोफेगस। मैं अब आपको फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। क्लियर। तो मैं आपको अभी किसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ईसोफेगस के बारे में। देखिए बेटा, अगर मैं ईसोफेगस की बात करूं तो मैं ईसोफेगस को यहां पे क्या कहूंगा बेटा, मैं यहां पे ईसोफेगस को फूड पाइप कहूंगा। ये फूड पाइप है बेटा, याद रखना है इसको। जो ईसोफेगस होती है इट इज नोन एज द फूड पाइप। ये हमारी फूड पाइप है, समझ में आ गया, जिसके थ्रू हमारी फूड हमारे स्टमक में जाती हैं। तो सबसे पहली बात ईसोफेगस। और एक बात याद रखना, मैंने आपको ईसोफेगस के बारे में जब बताया तो मैं इसकी अब आपको लंबाई बताऊंगा, इसकी मैं आपको लेंथ बताऊंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ईसोफेगस होती हैं वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। द ईसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ईसोफेगस? द ईसोफेगस इज ऑलवेज प्रेजेंट डॉर्सली टू द ट्रैकिया। अब ये मान के चलें कि आपका ये ट्रैकिया है और आपका ये ईसोफेगस है, इस पोजीशन पे कभी नहीं होगा, आजू बाजू कभी नहीं होगा। ईसोफेगस क्या होगा, पीछे होगा। ये मान के चलिए ईसोफेगस है, ईसोफेगस क्या होगा, पीछे, और ट्रैकिया इसके आगे। इस पोजीशन में आपकी ईसोफेगस और ट्रैकिया होगी। तो आप ये कह सकते हो कि द ईसोफेगस, देखिए बेटा पे, ये ईसोफेगस है, ये ट्रैकिया है। जो ईसोफेगस होती हैं वो ट्रैकिया के पीछे होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बता रहा हूं मैं आपको। वहां पे देखो, ईसोफेगस इज प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रैकिया। ईसोफेगस जो होती है विंड पाइप ट्रैकिया के पीछे होती हैं। नाउ नेक्स्ट, अब अगर कहूँ आपसे कि ईसोफेगस का फंक्शन क्या है तो बहुत सिंपल है। ये हमारे बक्कल कैविटी से फूड को हमारे स्टमक में कन्वे करती हैं, ले जाती हैं, है ना। तो ये कह सकते हो पहली बात, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन। ये किसके बीच में है बेटा पे, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक। ये फेरिंग्स और स्टमक के बीच में है, फेरिंग्स एंड स्टमक, याद रखना है इसको। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक। आ गया बेटा पे। ईसोफेगस का काम क्या है, फंक्शन अगर पूछूं मैं आपसे ईसोफेगस का तो बहुत सिंपल फंक्शन है। इट कन्वे, ले जाना, द फूड फ्रॉम बक्कल कैविटी टू स्टमक। ये खाने को हमारे बक्कल कैविटी से कहाँ ले जाता है, स्टमक में ले जाता है। और एक फंक्शन और कह सकते हो बेटा पे, देखो हमारे बक्कल कैविटी में खाने का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। द स्टार्च डाइजेशन स्टार्ट्स इन आवर बक्कल कैविटी। और मैंने पढ़ाया था 30% स्टार्च गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बक्कल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ सेलिवरी अमाइलेज। तो हमारा खाना बक्कल कैविटी में स्टार्ट तो होता है, और जो स्टार्च की डाइजेशन है वो कहाँ तक चलती हैं, ईसोफेगस के एंड तक चलते रहती हैं। यानी देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि ईसोफेगस जो होती हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जो डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी में स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू चलता रहता है, कब तक, ईसोफेगस के एंड तक। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं द डाइजेशन विच स्टार्ट्स इन बक्कल कैविटी
द डाइजेशन विल स्टार्ट्स ऑन इन बक्कल कैविटी, गोज ऑन टिल द एंड ऑफ ईसोफेगस, है ना। मतलब आप कह सकते हो कि ईसोफेगस में डाइजेशन होती है, लेकिन ईसोफेगस का अपना कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं होता है। जो डाइजेशन हमारे बकल कैविटी में स्टार्ट हुआ है वही ईसोफेगस के एंड तक चलता रहेगा अपना पे। बहुत सिंपल है। और अगर मैं कहूं आपसे, ये कह सकता हूं कि द अपर एंड एंड लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस इज या हैज स्पिंस्टर्स। याद रखना बेटा पे, दे हैव, क्या बताऊं जब, स्पिंस्टर्स। ये एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। मैंने क्या कहा आपको वहां पे कि हमारी जो ईसोफेगस होती है, ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा ईसोफेगस है। यहां पे और यहां पे क्या होती है बताऊं जब, रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स। व्हाट आर स्पिंस्टर्स? व्हाट आर स्पिंस्टर्स? दे एग्जैक्टली आर द रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स which regulates the opening and closing between the two segments of elementary canal। हमारे elementary canal के दो segments के बीच में opening और closing को regulate करती हैं, and they are exactly known as spinsters, and the spinsters are made up of smooth muscles। तो मैं ये कह सकता हूँ this is ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है। और हमारे ईसोफेगस के स्टार्टिंग में क्या होता है बताओ जब, इसे कहते हैं फेरेंजियो ईसोफेगियल स्पिंस्टर। जो ऊपर वाली स्पिंस्टर है ईसोफेगस में, उसे कहते हैं फेरेंजियो ईसोफेगियल स्पिंस्टर्स। और जो नीचे वाली है वो क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंस्टर। जो नीचे वाली ईसोफेगस के एंड में जो है वो गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंस्टर है। समझ में आ गया। और यहीं से फिर क्या होती है बताओ जब, स्टमक की ओरिजिन होती है, स्टमक स्टार्ट होता है बेटा पे, द स्टमक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो ये वाला जो स्पिंस्टर है, बेसिकली ये तो ना कह लिया पे, बल्कि ये वाला स्पिंस्टर जो है वो क्या बताऊं जब, दिस इज गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंस्टर। तो ईसोफेगस के स्टार्टिंग में फेरेंजियो ईसोफेगियल स्पिंस्टर है, और ईसोफेगस के एंड में जो है वो क्या है, गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंस्टर। और मैं बता दूं आपको, इसे हम कहते हैं कार्डियक स्पिंस्टर। दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक स्पिंस्टर। इसको हम लोग कार्डियक स्पिंस्टर भी कहते हैं, या इसे गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्पिंस्टर भी कहते हैं। और ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, फेरेंजियो ईसोफेगियल स्पिंस्टर। याद रखना है इसको। और ये दोनों के एंड को, ओपनिंग को, ईसोफेगस के इस वाले ओपनिंग को और ईसोफेगस के इस वाले ओपनिंग को, एंड वाले ओपनिंग को रेगुलेट करती हैं। और ये स्पिंस्टर जो होती हैं वो रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। आपको पता है स्मूथ मसल्स क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे स्पिंस्टर्स के बारे में बताया। लेकिन एक बात याद रखना, हमने कहा था कि हमारी बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, अपर थोरैसिक कैविटी एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी। और इसके बीच में एक मस्कुलर पार्टीशन बताई थी मैंने, जैसे हम डायफ्राम कहते हैं बेटा पे, द मस्कुलर पार्टीशन विच डिवाइड्स द कंप्लीट बॉडी कैविटी इनटू टू पार्ट्स, अपर थोरैसिक कैविटी एंड द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। मैं ये कह सकता हूं, सुनना ध्यान से, ये हमारा डायफ्राम है। दिस इज द डायफ्राम, आप इसे डायफ्राम कह सकते हो। और ये आपका ईसोफेगस है ना। और ये ईसोफेगस आपके डायफ्राम को पेनेट्रेट करता हुआ कहां पे आ रहा है बताओ जब, आपके एब्डोमिनल कैविटी में आ रहा है। दिस इज द थोरैसिक कैविटी, ये आपका थोरैसिक कैविटी है। और ये आपका एब्डोमिनल, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी। एंड you can notice the diagram very properly. It has been clearly made for you that the body cavity has been divided into two parts, upper thoracic and lower abdominal cavity, and this is the esophagus। ये है आपका esophagus। और एक बात बता दूं मैं आपको,
the esophagus penetrates the diaphragm at the level of 10th thoracic